वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। इस ऑसिलेशन चैप्टर को ही दूसरे नाम से आप जानते हैं। इसमें ऑसिलेशन में आप जिस मेन चीज़ को मेनली पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसका नाम एसएचएम होगा। हालांकि हम इससे पहले एसएचएम तक पहुँचें उससे पहले हमें मोशन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। मोशन के बारे में बात आपने जब इस क्लास 11th की शुरुआत हुई थी तब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टाइम करी थी। मोशन में आपने उस वक्त देखा था कि मोशन 3 तरीके का होता है, एक 1 डायमेंशन मोशन, एक 2 डायमेंशन मोशन और एक 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्पेस। अब वक्त आ गया है कि हम उन जो काइनेमेटिक्स में जो मोशन थे उन मोशन के अलावा हम कुछ और दूसरे तरीके के मोशन की बात करें। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने आसपास चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो सूरज के चारों तरफ सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, तो ये एक टाइप का मोशन है। इसको हम क्या नाम दें? हाँ, इसमें कुछ कुछ अलग अलग नाम आए। जैसे आप क्या कहना चाह रही हैं? प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, प्लेनेट्स के बीच का तो प्लेनेटरी मोशन। लेकिन ठीक है, चलो फिर मैं उसको सूरज का नाम मैंने कर दिया एक कुर्सी और प्लेनेट का नाम कर दिया मैं खुद, और मैं इस कुर्सी के चारों तरफ घूम रहा हूँ, तो अब प्लेनेटरी मोशन थोड़ी बोलेंगे। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन तो एक क्वांटिटी हो गई ना, फिजिकल क्वांटिटी घूमना। मोशन के टाइप को क्या बोलें हम? तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर आप किसी भी प्लेनेट को देखेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वापस से उसी जगह आ जाता है जहाँ से शुरू हुआ था, है ना। जैसे अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ इस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और ये कितने दिन बाद घूम के आ जाती है वापस से? 360। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर ये लौट के घूम के आ रही है, 365 डेज ना, है ना, एंड हाफ, एंड हाफ के एंड 1/4। अच्छा, वो लीप ईयर, वो 28 दिन फरवरी वाले, वो एक दिन बढ़ गया 29, समझ गए, है ना। हाँ, जब आप कुछ दिन के बाद क्लास 12th में आएंगे, अगर पास हो गए 11th में, तो ये हरकतें हैं ये ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी, है ना। अगर ये नहीं बदली तो मार के बदल देंगे, क्योंकि 11वीं में तो बड़े प्यार से पढ़ा रहे हैं, 12वीं में से थोड़ी पढ़ाते हैं। 12वीं में तो यहाँ पे मुर्गे भी बनेंगे, इस गैलरी में मुर्गियाँ भी बनेंगी, तो थोड़ा तैयार रहना, ठीक है। तो तुमने एक चीज़ देखी कि ये कुछ टाइम के बाद वापस से उसी जगह आ जा रहा है जहाँ से शुरू हुआ था। मतलब ये मोशन में एक एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद लौट के आ रहा है, तो हम इसको पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। तो मोशन का एक टाइप मेरे समझ में आया जो कि पीरियोडिक टाइप का, ठीक है। अब इस पीरियोडिक मोशन के अलावा और क्या क्या होता है? तो जैसे तुमने एक पेंडुलम वाले एक चीज़ें देखी होंगी, एक रस्सी में एक छोटे से टुकड़े को लटका के किसी भी हैवी मेटल के, जिसे अपन बॉब बोलते हैं, और उसको एक तरफ ले जाके अगर ऐसे ऐसे घुमाएं तो वो ऑसिलेट करता है। वो वाली घड़ी नहीं देखी, टक 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 टक, या वो जिससे अपन हिप्नोटाइज करते हैं ना, तो वो उसका जो मोशन है वो मोशन कैसा है कि वो पूरा पाथ घूम के नहीं आ रहा है, वो एक जगह से शुरू कर रहा है, एक्सट्रीम तक गया, फिर एक्सट्रीम से वापस वहां तक आया, फिर दूसरे एक्सट्रीम गया, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, आया ना। तो ये अपने पाथ को एक तरीके से रिपीट कर रहा है, लेकिन एक अलग तरीके के पैटर्न में कर रहा है, सही है ना। तो ऐसे मोशन को आप ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो मोशन 2 तरीके के हो गए, एक हो गया पीरियोडिक और दूसरा हो गया ऑसिलेटरी। अच्छा, इसी का ही एक स्पेशल टाइप है ऑसिलेटरी मोशन का, जिसको आप एसएचएम बोलते हैं, है ना। तो अपन जो पर्टिकुलर चैप्टर में बात करेंगे वो हम पीरियोडिक की नहीं करने वाले, ऑसिलेटरी की नहीं करने वाले, हम बात करेंगे एसएचएम की। एसएचएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो धीमे धीमे समझते जाते हैं। तो पहले कुछ कुछ लिखना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पीरियोडिक मोशन, फटाफट लिखते जाएंगे। पीरियोडिक मोशन, थ्योरी है स्टार्टिंग में पूरा।
any motion which repeat itself, any motion which repeat itself, any motion which repeat itself after regular interval of time, any motion which repeats itself after regular interval of time is called periodic or harmonic motion. Is called periodic or harmonic motion. Constant time interval, इसी में next point, constant time interval, constant time interval after which motion is repeated is called time period. Is called time period. एग्जाम्पल लिख लेंगे. क्या एग्जाम्पल है? कौन सा वाला एग्जाम्पल है? घड़ी. पीरियोडिक लिखा है ना. रोटेशन ऑफ अर्थ या रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन. रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन. सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का घूमना, ग्रहों की घूर्णन गति. जैसे खरगोश के कान नहीं खड़े होते हैं वैसे एकदम से. नेक्स्ट, ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन में अगर देखा जाए तो हेड इसमें लिख लेंगे, मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी. मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. is said to be oscillatory or vibratory motion if it moves back and forth. It moves back and forth or to and fro, or to and fro. चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, और टू एंड फ्रो. ठीक है. अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल. अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल. जैसे कि अगर एक ऐसे अपन एक ब्लॉक ले लें, ठीक है, इसको ऐसे स्प्रिंग से बांध दें और इस स्प्रिंग को हल्का सा कंप्रेस कर दें, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा. तो ये आगे पीछे जा रहा है ना, तो बैक एंड फोर्थ मोशन है, तो इसको अपन ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे. जैसे एक जो ये पेंडुलम वाला एग्जांपल है, इसमें बैक एंड फोर्थ मोशन थोड़ी है, तो इसको ऑसिलेशन में डालेंगे, ये ऑसिलेटरी मोशन होगा. मैंने शायद इसको एग्जांपल में इससे पहले जब बोला तो शायद ऑसिलेटरी बोला था या पीरियोडिक बोला था. पीरियोडिक ही बोला था ना. हाँ नहीं, ये पीरियोडिक होगा क्योंकि बैक एंड फोर्थ मोशन थोड़ी है. ये पीरियोडिक मोशन होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आ रहा है. इस तरीके के मोशन को अपन बैक एंड फोर्थ बोल रहे हैं, है ना, टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाने का. ओके. तो वो जो एग्जांपल है पेंडुलम वाला, वो पेंडुलम वाला पीरियोडिक में जाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो लौट के वापस आ रहा है. तो आप चाहें तो लिख लें उसको एग्जाम्पल को कि पेंडुलम ऑफ वॉच. जो पीरियोडिक में एग्जाम्पल लिख लो, पेंडुलम ऑफ वॉच. ठीक है. वॉच बोलेंगे, वॉल क्लॉक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर क्लॉक कहते हैं. अच्छा देखो भाई, इतना तो नहीं पता. दादाजी की घड़ी, इनको तो परदादा की घड़ी बोलनी चाहिए ना. इनके दादाजी के भी दादाजी के टाइम में रही होगी वैसी घड़ी. खैर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं. अच्छा, इसमें ऑसिलेटरी में अपन एग्जांपल लिख लेंगे. ऑसिलेटरी मोशन में वाइब्रेशन ऑफ द वायर ऑफ सितार,
वाइब्रेशन ऑफ वायर ऑफ सितार। गिटार भी लिख सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है। गिटार भी सेम ही प्रिंसिपल है। कोलंबस वाली कौन सी राइड होती है? नाव वाली, बोट, बोट राइड। हाँ हाँ, वो बोट ऊपर नीचे जाती है, उसे तो बोट राइड कहते हैं ना। अच्छा, कोलंबस बोलते हैं। हमारे हमारे कोटा दशहरा मेले में तो उसे वो नाव नाव वाला झूला बोलते हैं। हाँ तो वो पीरियोडिक में ही आएगा, क्योंकि देखो वो उसको इस तरीके से जो जुड़ा हुआ है और उसका जो मोशन है वो इस तरीके से, तो वो पेंडुलम की तरह ही जा रहा है, बस पेंडुलम में पेंडुलम की जगह अपन बैठे हैं। ठीक है। ऑसिलेटरी की डेफिनेशन थी टू एंड फ्रो मोशन होना। तो टू एंड फ्रो में मतलब इस ब्लॉक का अपने ही पाथ पर बस आगे पीछे जाना है, जबकि वहां पर तो वो किसी आर्क पे जा रहा है ना मूवमेंट। हाँ जी, ठीक है। वो तो खैर अलग तरह, वो तो वाइब्रेशन ही होता है ना, वो तो वाइब्रेटरी मोशन ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग। ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग। मतलब ऐसा सोचो, ये स्प्रिंग है और यहाँ पे नीचे ब्लॉक लटका है, ब्लॉक को नीचे खींच दिया तो ब्लॉक ऐसे ऐसे ऑसिलेट हुआ। अब अगर किसी के मन में ऐसा आ जाए, ये पॉइंट तो फिक्स है, अब इस स्प्रिंग को मैं इस साइड ले जाऊँ और यहाँ से छोड़ दूँ, तो स्प्रिंग अब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, प्लस उसकी लेंथ भी चेंज होगी, तो ये ऑसिलेटरी प्लस पीरियडिक दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वो ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट कर रहा होगा अपनी लेंथ के अलोंग, और इस तरीके से भी ऑसिलेट कर रहा होगा। समझ गए बात को? तो ऑसिलेटिक और पीरियडिक दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे इसी में, द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच बॉडी ऑसिलेट, द फिक्स्ड पॉइंट about which the fixed point about which the body oscillate is called mean position or equilibrium position, is called mean position or equilibrium position. The fixed point about which the body oscillate is called mean position or equilibrium position. ठीक है। अब लिखो अगली हेडिंग, हार्मोनिक मोशन। एसएचएम की तरफ अपन बढ़ना शुरू कर दिए हैं। हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हार्मोनिक मोशन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी मोशन की अगर पोजीशन को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पाएँ, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कौन सा, साइन और कॉस वाला, तो ऐसे मोशन को अपन हार्मोनिक मोशन में बोलेंगे। ठीक है, साइन और कॉस दोनों ही फंक्शन हार्मोनिक होते हैं। लिखेंगे the trigonometric function of constant amplitude, the trigonometric functions of constant amplitude and single frequency, the trigonometric function of constant amplitude with single frequency is defined as harmonic function, is defined as harmonic function. Next point, sine or cos are basic, sine and cos are basic and only harmonic function. Sine and cos, the trigonometric function of constant amplitude and single frequency is defined as harmonic function. पड़ोसन ने लिख तो लिया है। ठीक है, चलो, तो मैं क्या बोल रहा था,
साइन एंड कॉस आर only trigonometric harmonic function. Sine and cos are only harmonic trigonometric function. मतलब अगर कहीं भी डिस्प्लेसमेंट साइन और कॉस के टर्म में अगर लिखाया जा रहा है तो अपन उसे क्या बोल देंगे कि वो हार्मोनिक। ठीक है, चलिए भाई। The function will be non-harmonic. The function will be non-harmonic if amplitude is not constant and it is function of tan, cot, sec, cosec. कोई भी फंक्शन नॉन हार्मोनिक होगा तो अगर उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, और दूसरा इट इज़ फंक्शन ऑफ tan, cot, sec, cosec. ठीक है, तो चलो हार्मोनिक फंक्शन में तो मैं एक लिख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे हार्मोनिक फंक्शन की अगर बात करें, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर दूसरा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये बेसिक एग्जाम्पल की तरह आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से ही सारी इक्वेशन दिखेंगी आपको आने वाले टाइम में। इनके मतलब धीमे धीमे मैं समझाता जाऊंगा। मीन पोजीशन का मतलब तो बता ही दिया। मीन पोजीशन क्या थी? जिसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, ये तो लिखा ही दिया ना। ठीक है, तो A इज कॉल्ड हियर एम्पलीट्यूड इन इक्वेशन में जो दिख रहा है। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को लिखा जाता है 2 पाई f, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी अलग होती है ना। t इज टाइम। फाई, या इसको फाई नॉट कर लो तो अच्छा लगेगा दिखने में। फाई नॉट इज इनिशियल फेज। ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज फेज एट टाइम t। मतलब यहाँ पर जो भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट है इसको फेज बोला जाएगा। इसके आगे जो लिखा हुआ है वो एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो अभी धीमे धीमे नई नई चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी, आप लिखते जाइए। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी लिखा गया है उसको फेज बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल सही, आर्ग्यूमेंट को फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, ढेर सारा लिखा हूं या फिर थोड़ा थोड़ा लिखा हूं? तुम तो क्लास के बाहर ही चली जाओ। थोड़ा सा आपने छाप लिया? छाप लो, छाप लो। अच्छा, इसका यूज समझाया जा रहा है। इसका यूज ये है, कभी लड़ाई हो जाए तो दोनों हाथ ऐसे बांध दो, आदमी छूट के ना भाग पाए। है? अब वो इंसान नहीं खाती ना।
चलिए, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखाता जा रहा हूँ। सबसे पहले हेडिंग लिख लो मीन पोजीशन, फटाफट लिखाते जाएंगे। मीन पोजीशन, point at which restoring force on particle is 0, point on which restoring force on particle is 0, force on which point at which restoring force on the particle is 0 and potential energy is minimum. Minimum. Next point, restoring force. Force acting on the particle. Restoring force is force acting on the particle which tends to bring the particle towards mean position. Which tends to bring the particle towards mean position. क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है? And direction of restoring force is always towards mean position. Direction of restoring force is always towards mean position. It always act opposite to the displacement. It always act opposite to the displacement. अभी लिख लो, फिर मैं हर एक चीज समझाता हूँ, है ना? पहले लिख लो। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड। ये एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, maximum displacement from mean position of a particle is called amplitude. Maximum displacement from mean position from a particle for a particle is called mean amplitude. The maximum displacement of the particle from mean position is called amplitude. From a particle क्यों होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, तुमने क्या लिखा है? हाँ, ऑफ कर लो ना। तुम जितनी बार बोलोगे उतनी बार कभी पार्टिकल आगे हो जाएगा, कभी डिस्प्लेसमेंट पीछे हो जाएगा, और क्या होगा? बस सिंपल। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल टी से नोट किया जाएगा। द टाइम आफ्टर विच particle repeating its motion. The time after which particle repeating its motion. टाइम पीरियड का नोटेशन टी है। टी होता है 2π/ω, फॉर्मूला याद रखना। एंड ओमेगा होता है 2πf, ठीक है? और f होता है 1/t या फिर ω/2π। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है, ये पता ही है। तो तीनों फॉर्मूले रट्टा मार लेना, लिख लो, लिख ले। स्लो मोशन। Next is frequency.
नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी एफ लिखना है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है, एफ सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स, तो लिख लो, यूनिट होती है हर्ट्स, ठीक है। हाँ, सेकेंड इनवर्स, बिल्कुल सही बात है। और कुछ? मुझे लगा कुछ ऐसा, कुछ खतरनाक ज्ञान की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फेज। मैं फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रहा हूँ, कई जगह एन से डिनोट करते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, है ना। स्मॉल एन, कई जगह स्मॉल एन से करते हैं, कई एफ से करते हैं, तो मैं एफ से करता हूँ। नेक्स्ट इज फेज। सो रहा था क्या तू अभी तक? हैं? हाँ, अरे यार अभी तक दिखा ही नहीं तू, सही में सो रहा था पापी? हाँ लिखा दिखा, राइटिंग तो तेरी एकदम नींद वाली आ रही है। चलो लिखो फेज। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द स्टेट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, it is a state of the vibrating particle regarding its displacement, regarding its displacement, regarding its displacement and direction of vibration, regarding its displacement and direction of vibration at that particular instant, at that particular instant. Regarding its displacement and direction of vibration at that particular instant, at that particular instant. बाकी तो तुमको फेज तो बता ही दिया क्या होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर का जो आर्गुमेंट है वो फेज है। t इज इक्वल टू 0 पे जो भी होगा वो इनिशियल फेज कहलाएगा। इनिशियल फेज को एक और नाम से जानते हैं, ईपॉच। जैसे कि अपन ने ये पढ़ा था ना, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो फेज तो हो गया था अपने पास ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इसमें एट t बराबर 0 डाल देंगे तो मुझे इनिशियल फेज मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरे पास फाई नॉट। इनिशियल फेज का ही एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं ईपॉच। कभी यूज नहीं होता, ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान है। मोमो के संग एक्स्ट्रा चटनी तो पसंद आ रही है, लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं अच्छा लग रहा है। सही है भाई। क्या खाता है? छी छी छी। चलिए अब देखो, दीदी चुप। अगला, टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर सेट टू बी इन सेम फेज। स्टार मार्क करके लिखो। टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, पॉइंट है, two vibrating particles are said to be in same phase if phase difference is even multiple of pi. If phase difference is even multiple of pi and they are called in opposite phase, and they are called in opposite phase
if phase difference is odd multiple of pi, and they are called in opposite phase if phase difference is odd multiple of pi. अगली हेडिंग लिखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, सारा ज्ञान ले लिया आज, है ना, बस ये एक ही बार पढ़ने के जैसा है जो भी आज पढ़ा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चलो अब देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है, सब कुछ समझते हैं। अब लिखना बंद कर दो, क्योंकि ये समझ में आ गया तो जो कुछ भी लिखा है वो वापस से बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से जाके एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसमें m मास का एक ब्लॉक बांध दिया। ये ब्लॉक इस तरीके से भी रखा हुआ है कि अभी इस स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन नहीं है, तो अगर इसमें अभी इलोंगेशन नहीं है तो मैं बोलूँगा कि इसमें जो भी x है या जो डेल्टा x है वो कितना है, 0, मतलब नो इलोंगेशन या कंप्रेशन, नो इलोंगेशन और कंप्रेशन। अब सुहागरात मना के ही मानेगा क्या यहाँ पे? मतलब अगर यहाँ पर एक मैं लाइन खींच दूँ, इस लाइन को अगर देखोगे तो इस लाइन से अगर ऐसा मानूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो इस स्प्रिंग की लेंथ है जिसमें अभी भी कोई भी इलोंगेशन है, कंप्रेशन नहीं है। अब मैंने इसको हल्का सा बाहर की तरफ ऐसे खींच दिया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग ऐसी हो गई, और स्प्रिंग को ऐसे खींच के मैंने छोड़ दिया, तो स्प्रिंग किधर आने की कोशिश करेगी? मीन पोजीशन की तरफ। तो अगर मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी तो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, वो जो फोर्स है उसी को आप रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट इधर था, अगर मैं मान लो इसको x अगर खिंचका देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x बोल देता हूँ, तो इसको अपन ने किधर धक्का दिया? राइट साइड। कितना दिया? x। तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन में ऐसा बोला था कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो जो कि यहाँ दिख भी रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो वह यहाँ पर उस डेफिनेशन के हिसाब से F इज प्रोपोर्शनल टू -x, मतलब जितना ज़्यादा मैं खींचता जाऊंगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसको मैं हटाऊंगा तो ये F इज इक्वल टू होता है माइनस का kx, ठीक है। तो ये F इज इक्वल टू माइनस kx अपने को याद रखना है, ठीक है, ओके। कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है F इज इक्वल टू माइनस kx। बहुत अच्छे। ये मैंने इसको जितना भी खिसकाया, इससे ज़्यादा आगे तो मैंने नहीं खिसकाया, तो ये इस पार्टिकल जिसके इस ब्लॉक M का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन पोजीशन से, तो ये वाली हो गई कंडीशन मीन पोजीशन। फिर इसके बाद ये यहाँ तक एक्सट्रीम तक गया, तो ये वाली जो लाइन अगर मैं खींच रहा हूँ तो ये वाली हो गई मेरी राइट एक्सट्रीम। और ऐसे ही अगर यहाँ से इसको मैंने x बराबर a तक खींचा है, तो अगर राइट साइड गया तो इधर भी कितना आएगा? a साइड। तो यहाँ पर ये अगेन a साइड तक आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? a, और ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट एक्सट्रीम। दोनों कहानी समझ में आ गई? राइट लेफ्ट। तो मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम तक की डिस्टेंस a है, मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम तक की डिस्टेंस भी a ही है। इस a को अपन ने एम्पलीट्यूड नाम दिया है। इतना क्लियर? देन इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मीन पोजीशन थी। मीन पोजीशन का मतलब है x इज इक्वल टू 0, कोई कंप्रेशन नहीं, कोई इलोंगेशन नहीं। यह है x इज इक्वल टू a,
और ये है x इज इक्वल टू माइनस का ये। इतना चमक गया। यहाँ से लेके अगर मैं बोलूँ कि एक ऑसिलेशन कब पूरा हुआ, तो ब्लॉक पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से वापस से यहाँ आया, तब मिला के ये एक ऑसिलेशन पूरा हुआ है। तो वन ऑसिलेशन का मतलब है कि एक ऑसिलेशन में जो ब्लॉक है वो कितना चलेगा, ए कितना हो गया, 2a और a, 3 और a, तो टोटल कितना चलेगा, 4a। समझ गई बात। तो एक ऑसिलेशन का मतलब है कि वो 4a डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब जाके अपन बोलेंगे एक ऑसिलेशन है। अगर मैं बोल रहा हूँ हाफ ऑसिलेशन है, तो हाफ ऑसिलेशन का मतलब है कि वो 2a चला है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से चल के वापस से यहीं आ गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से चल के और फिर इधर जाके यहाँ तक कहीं आया हो, तब जाके इसका 2a पूरा होगा। तो हाफ ऑसिलेशन का मतलब कितना चला है, 2a। फुल ऑसिलेशन का मतलब 4a। 1/8 ऑसिलेशन का मतलब है a/2 चला है। ऑब्वियसली क्या होता है याद रखना है, ऐसे रेस्टोरेंट में थोड़ी आया है। चमक गया इतना, ठीक है। चलो तो मेरे हिसाब से आप लोग अब चाहें तो छाप सकते हैं। आइए आइए बातें करें और हम लड़ाई बंद करें। आगे देखें। SHM दो तरीके के होते हैं। SHM का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन। तो मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप लोग ऐसे ही लिखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का मतलब साइन और कॉस के फंक्शन में जो रिप्रेजेंट किया जा सके, फंक्शन मैंने आपको लिखना सिखाई दिया है। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर SHM, और एक होता है एंगुलर SHM। जैसे लीनियर SHM का आपने एग्जांपल ये देखा ना, स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग ब्लॉक। तो जैसे मैं इसमें एग्जांपल लिख सकता हूँ, स्प्रिंग ब्लॉक। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक लीनियर SHM का एग्जांपल है। और एंगुलर SHM का एग्जांपल है अगर अपन पेंडुलम देख लें तो। तुम इस चीज को लेके तो डाउट में नहीं हो कि एंगुलर जो पेंडुलम है वो किस तरीके से एक एंगुलर SHM है। एंगुलर का मतलब है कि यहां पर देख रहे होगे इस तरीके के मोशन में, दिख रहा है ना सामने मोशन। ये मोशन को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पेंडुलम यहाँ पर था, ये इस तरीके से पाथ पे जा रहा है, डॉटेड पाथ पे है ना। तो ये इसकी मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम तक गया, θ0, इधर आया, ये भी θ0। तो इसका जो एंगुलर एम्पलीट्यूड हो गया वो कितना हो गया, θ0 हो गया। तो ये इस तरीके से एंगुलर पाथ पे जा रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे एंगुलर SHM। समझ गई बात। वो तो SHM तो एक सब टाइप है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मोशन का। हम तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं, ब्रॉड लेवल पे बात होगी तब ऑसिलेटरी और पीरियोडिक की बात होगी। हम तो इसको बहुत कंसाइज करके यहाँ पे ले आए। हम तो बस SHM की बात करेंगे, जहाँ पर हम दो तरीके के मोशन देखेंगे, एक तो लीनियर SHM देखेंगे और दूसरा एंगुलर SHM देखेंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इस चीज़ को और फटाफट लिखिए। फिर अपने को नृत्य भी तो देखना है सभी को। कमरिया करे लपालप। अरे अरे, आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपको नृत्य करना है बच्चा। इतने सारे दर्शक बैठे हैं, ढेर सारे, पूरी क्लास तैयार बैठी है। मैं तो भोला बच्चा हूँ, मैं करेगा तो मेरा क्या लेना देना है, डांस और मेरा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा एक्सक्यूज में बंदरिया थोड़ा एक्सक्यूज मी। धूम 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 धूम।
हमारे मोहल्ले में भी एक बालक है जो तैयार है नाचने के लिए। जुम्बा डांस के लिए तैयार है बच्चा हमारा। ओहो ओहो, हाँ ये अगली एक डिब्बे में बंद करके एक चीज लिख लेना, कंडीशन फॉर SHM, acceleration should be proportional to -x. Acceleration should be proportional to -x. -x मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं तुम्हें ना थोड़ा थोड़ा बातें समझाता हूँ, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, थोड़ी समझाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा में तुम फैल जा सकते हो। जैसे कि x इज इक्वल टू ये है a sin ओमेगा t, ये है कोई एक SHM की इक्वेशन, ठीक, ये तो साफ साफ दिख रहा है SHM, क्योंकि ये मैंने समझा रखी है। मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, दैट इज dx बाई dt, तो dx बाई dt होता है v, ये हो जाएगा a, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos ओमेगा t का डिफ्रेंसिएशन बाहर आएगा तो ओमेगा हो जाएगा, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा t। वी नॉट इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो भी SHM कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको dv बाई dt कर लूँ, या फिर इसको मैं d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो इसको dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर लिख दिया। तो इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ओमेगा ये तो ऑलरेडी बाहर ही था, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि dv बाई dt मतलब ये तो एक्सेलरेशन हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये a साइन ओमेगा टी को x लिखा जा सकता है, क्योंकि a साइन ओमेगा टी किसके बराबर है, x के। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये जो इक्वेशन है क्या है, एक SHM। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई ना? ओके, यहाँ तक कोई डाउट? चेन रूल डिफ्रेंसिएशन का हमने पढ़ा था ना बचपन में, याद नहीं क्या चेन रूल? पहले बाहर वाले का डिफ्रेंसिएशन, अंदर वाला एज इट इज, फिर अंदर वाले पे गए तो ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा बाहर लिख दिया, याद है ना? पहले बाहर का डिफ्रेंसिएशन, फिर अंदर गए तो अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन। क्लियर है इतनी बात? तो ये कंडीशन याद रखनी है कि SHM की कंडीशन है कि एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू -x। और एक्सेलरेशन लिखने के कई तरीके हैं। एक्सेलरेशन को अपन dv बाई dt प्रोपोर्शनल टू -x भी लिख सकते हैं, हम इसको dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू -x भी लिख सकते हैं। सबका मतलब एक ही है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x। ओके, छापिए प्लीज। क्वेश्चंस लिखते हैं। अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन SHM है। हाँ, क्या हो गया, मुंह क्यों सड़ रहा है? कुछ कहना चाहती हैं? अपने को ये देखना है कि इनमें से कौन सा SHM है। गधे इधर देख। तो पहला क्वेश्चन है, क्या ये SHM है? या ए को भी हटाओ, सिर्फ ऐसा। दूसरा, क्या ये SHM है? प्लस तीसरा, क्या ये SHM है? फटाफट चेक करके बताओ इनमें से कौन सा SHM है, कौन सा SHM नहीं है। फटाफट करना है। हाँ, सब आ सकता है। जैसा कि पापी हैं अपनी क्लास में, जितने भी बैठे हैं सभी, तो सभी पापियों का इलाज करता हूँ मैं धीमे धीमे। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt मिलेगा, जो कि हो जाएगा साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos, अंदर वाला एज इट इज, अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो 3 ओमेगा तो कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, तो 3 ओमेगा t का डिफ्रेंसिएशन 3 ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो एक्सेलरेशन हो गया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन,
तो माइनस साइन अंदर वाला एज इट इज और 3 ओमेगा टी है, तो अंदर 3 ओमेगा टी वापस से बाहर आएगा तो 3 ओमेगा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ है ना। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इट इज माइनस 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा साइन ओमेगा टी। 3 ओमेगा साइन ओमेगा टी में देखा जाए तो साइन, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस 3 ओमेगा का होल स्क्वायर साइन 3 ओमेगा टी में। इस 3 ओमेगा टी को अगर मैं लिखना चाहूँ सीधा साइन 3 ओमेगा टी को, इसको वाई लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू वाई। तो जब ये एक्स में इक्वेशन थी तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए था, मतलब डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर y में है तो दिस शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन, या इसको एक्सेलरेशन बोल दूँ, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये SHM है। क्या पिला के ही मानोगे क्या? चलो पिला दो यार। फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन को भी चेक करते हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरी को चेक करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी, राइट। पहले एक बार करेंगे डी वाई अपॉन डी टी करेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस अंदर वाला एज इट इज, तो ओमेगा बाहर आ गया। धन्यवाद। अपने पास वो वाले कप नहीं है क्या, कांच वाले नहीं है क्या, या लेके आने पड़ेंगे, क्या सिस्टम है? हाँ तो यार अगर चाहिए तो वही ले आया करो, इसमें तो मज़ा नहीं आता, मुंह चल जाता है इसमें। वो पानी वाली चाय होती है। फिर उसके बाद साइन का कॉस हो गया, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 ओमेगा टी, तो जो अंदर वाली टर्म है वो बाहर आ जाएगी, तो 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, कॉस का माइनस साइन हो गया, अंदर वाला एज इट इज, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बाहर लिख दिया तो ओमेगा बाहर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, गौर से सुनते जाना। उसके बाद यहाँ पर देखा साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस इंटू 2 ओमेगा टी, अंदर वाला बाहर आ जाएगा तो 2 ओमेगा का होल स्क्वायर बच जाएगा। ऐसा चमका। इस पूरे में से मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस पूरे में से मैंने कुछ चीज़ें कॉमन निकाल ली, जैसे माइनस का ओमेगा स्क्वायर मैं पूरे से बाहर निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस ये है आपके पास 2 ओमेगा का 2 का होल स्क्वायर, तो एक 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 बचेगा, प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। ये बन गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या ये आपका SHM है? क्या ये आप x के बराबर कर y के बराबर कर पा रहे हैं ना? अच्छा, अरे मैंने तीसरा वाला देख के सॉल्व कर दिया, मैंने ये तीसरे का सोल्यूशन लिख दिया। मतलब अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इसको 2 वाला लिख दिया ना, ये तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये तो मुझे किसी भी एंगल से SHM नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको तो अपन ये y लिख ही नहीं सकते, और अगर मैं इसको y नहीं लिख सकता तो इसका मतलब ये SHM नहीं है, तो दिस इज नॉट SHM। ठीक है, सेकंड वाला को मैं कर देता हूँ, सेकंड वाला होगा, वो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो सेकंड वाले को अगर देखेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी करेंगे तो साइन का अगेन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर, प्लस 2 एज इट इज, ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, तो माइनस 2 ओमेगा कॉस का साइन, साइन ओमेगा टी। सिमिलरली एक बार और कर देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन तो माइनस लगा दिया, तो माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस ये साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। इस पूरे से मैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर अगर बाहर ले लूँ तो अंदर बच रहा है साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी
जो कि y के ही बराबर है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आपका हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, मतलब ये SHM है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन SHM चेक कर सकते हैं। बुद्धि में आया? ठीक है जी, बुद्धि में आ गया तो अच्छी बात है, वरना वैसे सबकी बुद्धि छोटी होती है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और ये सब चीज़ें भी अपन को पढ़नी है। अगर अपन बात करें NCERT में, तो NCERT में तो सारी बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, और क्या पूछा गया? एंगुलर भी बताया गया है, नाइस। और फिर सीधा इन्होंने कूद गए हैं ये इस चीज़ पे। ओके, गॉट इट। एक आध क्वेश्चन और करना चाहेंगे? लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM is represented by y is equal to 0.08 sin 3 pi t plus pi by 4 meter. Displacement of a particle executing SHM is represented by this equation. Then calculate time period, ऐसे लिखो time period, then calculate time period, initial phase, time period, initial phase, displacement from mean position, displacement from mean position, at t is equal to 7/36 second, at t is equal to 7/30 second, 7/36 second, 7/36 second। ठीक है, करो, हो गया, तीन ही चीज पूछी। चलो देखते हैं, क्वेश्चन तो इजी था। इसमें अगर तुम देखोगे तो इसका एम्पलीट्यूड देखने से ही लग रहा है, इसको कंपेयर करेंगे a sin ओमेगा t प्लस, इसको अगर कंपेयर करोगे a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट से, तो अपने को सब कुछ दिख रहा है। एम्पलीट्यूड इज 0.08, वेरी गुड। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 3 पाई, और हमसे टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ये तो खत्म हो गया भाई, तो 2 पाई अपॉन 3 पाई, तो आंसर आ गया टाइम पीरियड का 2/3 सेकेंड। बोलो दीदी हाँ, ठीक है। और दूसरा क्या है? इनिशियल फेज। तो जो भी यहाँ पे फेज में t इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो इनिशियल फेज आ जाएगा, जो कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रखने पे ऑब्वियसली सेकंड टर्म बचेगी। तो इनिशियल फेज जो फाई नॉट है, फाई नॉट की वैल्यू है π/4। बोलो हाँ, सही है ना सबका? है ना? तुम तो पत्थर के साथ कुछ बात कर रही थी मेरे से। हाँ, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे तीसरे पे। तीसरे पे क्या पूछा है? वाई पूछा है ना? एट t इज इक्वल टू 7/36 सेकेंड की बात कर रहा है। हमने कहा ओके, तो y में टाइम की ये वैल्यू डाल दो, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 0.08 साइन 3 पाई, टाइम की जगह डाल दिया 7/36 प्लस π/4, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3 और 3 7 और 3 10, मतलब 10 π/12। तो 0.08 साइन एलसीएम लेके आ रहा है ये 10 π/12। 10 π/12 को थोड़ा और काट पीट के लिखेंगे तो हो जाएगा कितना? 5 π/6। तो ये हो जाएगा 0.08 इंटू साइन ऑफ 5 π/6। अब ये कितना होता है? 5 π/6 साइन 5 π/6 कितना होता है?
1/2 है ना, कि डिग्री में बताओ कितना होता है, तो पाई की जगह 180 डालना है, 3.14 नहीं डालना है। हाँ तो 5 पाई/6 में पाई की जगह 180 डिग्री, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। हाँ तो जाएगा 6×3 = 18, 3 तो 5 मतलब 150 डिग्री हो गया, है ना। तो अरे यार 180 - 30 कर लेना। ट्रिगो को ब्रश अप नहीं करना है आज, उसे वो तेजाब में डाल के पूरा एकदम देख लेना, एक पूरा एकदम अच्छे से साफ कर लेना। तो इसको पाई-π/6 लिख सकते हैं। तो हाँ होता चिल ब्रो तूने एडमिशन जब लिया था तब अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दिया था क्या? इसीलिए, और उसके बाद तूने आज तक उसको कभी रिवाइज किया ही नहीं, क्योंकि अपन को तो लग गया था सर हम तो बचपन से ही बॉन्ड इंटेलिजेंट हैं, आएंगे क्लास में बैठेंगे देख के पीछा पीछे वाला सब समझ में आ जाएगा नहीं बता सकता हूं, इतना छोटी चीज नहीं है। क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़नी चाहिए थी इसके लिए। समझाया दीदी ने, समझ में आया? क्योंकि इसे पहले का नहीं पढ़ रखा है तो समझ में कहां से आएगा, रिवाइज तो तब होगा ना। तो ये हो जाएगा 0.08 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन का साइन रहेगा, ये हो जाएगा sin π/6, sin π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है 1/2, तो 0.08 × 1/2, तो आंसर हो जाएगा 0.04, 4 नहीं 0.04 मीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। क्या तुम्हें तो याद करना है, जाके देखना बेसिक मैथ्स के लेक्चर, ASTC रूल कैसे अप्लाई करते हैं, वरना इस चैप्टर में रोज आएगी। नहीं भाई याद करो, तुम जाके पहले वो पूरी वीडियो देखना, वो नहीं समझा सकता मैं इतनी जल्दी, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है। बेसिक मैथ्स में जाके देखना, है ना। देखिए हमारे पास अभी जो 5 मिनट बचे हैं, 6 मिनट बचे हैं, हम चाहते हैं उसमें एक क्वेश्चन और कर लें, है ना। नहीं तो आप जल्दी करा देंगे ना। यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, तुम्हारे लिए तो एक क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा। आओ हम क्वेश्चन को करें, क्या है क्वेश्चन, आओ देखें क्या। अच्छा सुदीति परेशान कर रही है, ये क्या, ये क्या, पिया घर जाना है तुमको, ऐसे ऐसे 5 मिनट बर्बाद कर दें? नहीं भाई ऐसे नहीं होने वाले बर्बाद, क्वेश्चन तो मैं करा के ही रहूंगा। आओ इसी बात पे हम क्वेश्चन करेंगे। घर जाके छोटा सा क्वेश्चन नहीं करना है, यहां पे छोटा सा क्वेश्चन करना है, फिर घर जाना है। लिखो क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मैं बहुत पापी हूं भाई। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल executing SHM is given by a plus 16 pi square x is equal to 0. a plus 16 pi square x is equal to 0, where a is acceleration, x is displacement, then find its time period. बताओ बेटा जी, एक बात बता, तू क्लास में 2 मिनट पहले जाके क्या उखाड़ लेगी, मेरे ये नहीं समझ में आता। तू हर क्लास में ऐसे ही बोलती है कि हर क्लास में मैं 5 मिनट पहले चली जाऊं, कहाँ जाती तू 5 मिनट पहले, सिगरेट वगैरह पीती है क्या? अच्छा वाला क्वेश्चन चल रहा है, बीच में बोल रही है, क्वेश्चन कर पहले। हाँ
नहीं नहीं, मैं तो पिछली क्लास में भी बोल गई थी क्लास में पहले, है ना, अभी जो सैटरडे को हुई थी, नहीं थर्सडे को जो हुई थी। क्वेश्चन करने पे ध्यान दो, कैसे होगा ये सोच। इसको अभी पीछे मैंने बताया है, देखो पीछे थ्योरी में कहीं, वो देखो कहाँ पे लिखा है, एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में एक रिलेशन बताया है ना कहीं। क्या रिलेशन है देखा, ओमेगा के साथ रिलेशन दिख रहा है। ये तो आसान हो गया। नहीं हुआ। एक्सेलरेशन और एक ओमेगा के साथ एक रिलेशन लिखा है, देखो जहां पर a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, उससे जस्ट ऊपर वाला स्टेप देखो। अरे नालायक, जब हमने निकाला था तो a प्रोपोर्शनल a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था ना, आया ना, तो इसी से तो बस कंपेयर कर लेना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू माइनस 16 पाई स्क्वायर एक्स, आया ना। इसको अगर मैं कंपेयर कर लूँ ऑन कंपेयरिंग, तो 16 पाई स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है ना, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई, और टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो आंसर कितना हो गया 2 पाई अपॉन 4 पाई, तो कितना हो गया 1/2। ईजी है कि नहीं। फिर इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इस चैप्टर को अपने को उसी लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, है ना, ऐसे लल्लू लाल से काम नहीं चलेगा। तो अपनी ना एक काम करो, एनसीईआरटी निकालो, और इस एनसीईआरटी के, अपनी क्लास अब कब है, थर्सडे। हाँ लिख के मुझे मैसेज कर दो। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 13.1 से 13.3 करना है, 13.1 से 13.3, एंड उसके अलावा आपको एक्सरसाइज में आना है। एक्सरसाइज में आपको जो करना ही है 13.1 से लेके एक्सरसाइज में आपको करना है 13.6। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में और 3 क्वेश्चन इधर, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 3 और एक्सरसाइज में 13.6 तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।